हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग देख रहे हैं वीलो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज न्यू चैप्टर की। उसका नाम है सोशलिज्म एंड इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। क्लास 9 का जो चैप्टर है एनसीईआरटी की, इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हम लोग को स्टार्ट करना है दी एज ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, तो चलिए एज ऑफ सोशल चेंज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए जब सोशल चेंज में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट्स हम लोग देख लेंगे कि पूरी चैप्टर में कितने कंटेंट्स हैं। एज ऑफ सोशल चेंज को हम लोग आज करेंगे। लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स इसको कर लेंगे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज ये कर लेंगे। और ये भी कर लेंगे सपोर्ट ऑफ फॉर सोशलिज्म। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो उसको हम लोग अगली लेक्चर में करेंगे, तो जल्दी मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। एज ऑफ सोशल चेंज है ना। एज ऑफ सोशल चेंज में क्या हम लोग को पढ़ना है, ये हम लोग को जानना है। तो चलिए एज ऑफ सोशल चेंज में पढ़ते। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ड्रामेटिक चेंजेस इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जहाँ पर आपको कोई भी रिवॉल्यूशन को फॉर्म करने की उपेक्षा देता था, यानी कि वही रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने का काम करता था। ठीक है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग एशिया एंड यूरोप, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु विल कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड। यानी कि बहुत सारे दुनिया के पार्ट्स में, एशिया और यूरोप के पार्ट्स में बहुत सारे न्यू आइडिया को इमर्ज किया गया है ना। न्यू आइडिया को इमर्ज किया गया अबाउट इंडिविजुअल्स राइट्स, यानी कि सोशलिज्म उठा। कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस, यानी कि हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड डिरोजोई talked of the significance of the French Revolution, and many others debated the ideas of post-revolutionary Europe. The developments in the colonies reshaped these ideas of societal changes। यानी कि राजा राम मोहन रॉय एंड डियर जॉय जो थे वो पहले आदमी थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले इंडिया में। ठीक है। और भी बहुत डिबेटेड किए गए, यानी कि बहुत के भाषण सुनने गए, उनके आइडियाज़ को सुने, तब हम लोग को रिवॉल्यूशन चेंज हुआ। ठीक, चलो दी एज ऑफ सोशल चेंज। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। दी एज ऑफ सोशल चेंज। नॉट एवरी वन इन यूरोप however wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some changes was necessary but wished for a gradual shift। इसको हाँ, कोई भी यूरोप में नहीं चाहता था कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो सोसाइटी का, लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई और सम चेंजेस हुआ नेसेसरी, और कुछ नेसेसरी सम चेंजेस की होनी ज़रूरी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। रीस्ट्रक्चर्ड सोसाइटी रेडिकली, सम वेयर कंजर्वेटिव्स, अदर वेयर लिबरल्स और रेडिकल्स। तो रीस्ट्रक्चर जो हुआ वो आप लोग का रेडिकल्स लिबरल्स के साथ में, लिबरल्स आपके और रेडिकल्स। ठीक है, चलो अब रिबलर्स की बात करते हैं कि अब रिबलर्स क्या बोलते थे और हम लोग ने उनका क्या बात माना। Liberals were one of the most important group which looked to change society। Liberals जो थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप से बिलोंग करते थे जो सोसाइटी को देखने में मदद करती। क्या क्या वो वांट करते हैं वो सुन लो। ए नेशन विच टॉलरेट ऑल रीजन्स, यानी कि एक नेशन चाहिए जो हम लोग को टॉलरेटेड होना चाहिए, यानी कि सारे चीज़ को विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स, है ना, रिलीजन्स। ठीक है, तो
एंड ऑफ अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, यानी कि अनकंट्रोल्ड पावर का डायनेस्टिक रूलर्स भी हुआ। टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि ये लोग भी चाह रहे थे कि हर आदमी को सेफ गार्ड्स यानी कि हर वोट भी मिलना चाहिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो रिप्रेजेंटेटिव हर पार्लियामेंट गवर्नमेंट को इलेक्ट करे। और इंडिपेंडेंट जडिशरी, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। However, they were not Democrats. They did not believe in universal adult franchise. बल्कि ये मतलब तब तक ये लोग डेमोक्रेटिक्स नहीं थे, लेकिन ये बिलीव नहीं करते थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांच पर, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब इसका मतलब हो गया वन वोट, वन मैन वन वोट, ठीक है, वन मैन वन वोट। और इसका क्या मतलब हो जाता है कि 18 साल से कोई भी नहीं बिलीव करते थे कि 18 साल से प्लस नहीं देंगे, ठीक है। चलो रेडिकल्स की बात कर ले तो रेडिकल्स भी अच्छी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स क्या वांट करते थे, वो लोग ने क्या क्या वांट किया हमने देखा, क्या क्या वांट किया, देखो क्या क्या वांट किया। ए नेशन चाहिए जो हर रिलीजन्स को सपोर्ट करे, ठीक है, और अनकंट्रोल पावर डायनेस्टिक रूलर्स को ख़त्म होना चाहिए। और उसके बाद सेफ्टी गार्ड्स, यानी कि हर चीज़ को सबको मानना चाहिए। और इलेक्शन होना चाहिए और इंडिपेंडेंट जडिशरी होना चाहिए, ठीक है। तो 4-5 चीज़ें ये सबको आपको याद करना है। कौन कौन? इंडिपेंडेंट जडिशरी, फिर इलेक्टेड वाला, ठीक है, और एंड ऑफ द, तो आप लोग अपना देख लेना। अब आता है ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। रेडिकल्स क्या चाहते थे कि ऐसा नेशन होना चाहिए जो गवर्नमेंट के बेस्ड पर मेजोरिटी का कंट्री पॉपुलेशन करे। वुमेन्स सफ्रेजेट मूवमेंट्स, यानी कि वुमेन के मुताबिक एक मूवमेंट कराना चाहिए, है ना। To oppose the privileges of great landowners and wealthy factory owners, तो इसका अपोज होना चाहिए। प्रिविलेजेस ऑन द बर्थ लगना चाहिए। टू अपोज कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, और इनका भी अपोज होना चाहिए जो प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन बिगाड़ रहे थे, ठीक है। तो रेडिकल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग क्लास 10 BSc भी पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर आप लोग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री का। क्लास 9 का तो है ही, और ये क्लास 10 BSc में भी पढ़ाया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा फोकस देना प्लीज़, ठीक है। चलो कंजर्वेटिव्स अपोज्ड बोथ रेडिकल्स एंड लिबरल्स, ठीक है। इन 18th century दे जनरली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ चेंज, ठीक है। बात आई समझ आप लोग की? जब 18 सेंचुरी में वो जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज, ठीक है। क्या क्या वो लोग कर रहे थे? कंजर्वेटिव जो थे वो रेडिकल्स और लिबरल्स को भी नहीं चाहते थे, और वो डायरेक्ट 18th century में generally opposed to the idea of change, but the 19th century they accepted that some changes was inevitable but believed that the past had to be respected and changes to had to be brought about through a slow process। ये भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ये बोल रहा है कि वो लोग दोनों पर नहीं मानते थे, लेकिन 19th century में ऐसा हुआ कि वो लोग का चेंजेस होने लगा और बिलीव करने लगे उन दोनों पर, ठीक। सच डिफरिंग आइडियाज़ अबाउट सोशलिटीज़ हैं, इनके पास कुछ डिफरेंट आइडियाज़ थे, इसलिए क्लास ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल एंड दैट फॉलोड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लोगों ने कुछ लाया अपना। तो कौन लाया? कंजर्वेटिव्स। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के। क्या इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हुआ था और सोशल चेंज में क्या हुआ था? द न्यू पॉलिटिकल ट्रेंड्स वेयर साइंस ऑफ अ न्यू टाइम। क्या बोल रहा है कि पॉलिटिकल ट्रेंड्स जो होते हैं वो न्यू टाइम में साइन हुए, ठीक। इट वाज अ टाइम व्हेन द न्यू सोसाइटी केम अप एंड अ न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड। ये वो टाइम था जहाँ पर न्यू सोसाइटी इमर्ज हुई और इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन जो थे वो डेवलप्ड हुए, ठीक। रेलवेज
एक्सपेंडेड एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑकर्ड, यानी कि रेलवेज भी जो थे वो बड़ा होते गया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्राउट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ब्राउट मैन, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या लाया, आदमी औरत और चिल्ड्रन को जो था वो फैक्ट्री में काम कराने को लाया। ठीक, वर्क आवर्स वेयर ऑफन वर्क आवर्स वेयर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वेयर पुअर। वर्क आवर जो था यानी कि उसका काम करने का घंटा कितने काम करेंगे वो लंबा था, और उन लोग का गरीब लोग का जो था तनख्वाह वो बहुत कम था। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अनएम्प्लॉयमेंट जो था उसका कॉमन था क्योंकि ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड था ना, इंडस्ट्रियल गुड्स का लो डिमांड हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वार 2 ख़त्म ही हुआ था। हाउसिंग एंड सैनिटाइजेशन वेयर प्रॉब्लम्स एंड हाउसिंग और मतलब घर वर बनाने की दिक्कत। रिबलर्स एंड रेडिकल सर्च फॉर सोल्यूशन फॉर दिस इशू, है ना। रिबलर्स और रेडिकल्स क्या थे, इन लोग के सॉल्यूशंस में सर्च कर रहे थे। ठीक है, चलिए इंडस्ट्रियल सोसाइटी, हाँ ठीक है, ये तो वही टॉपिक है ना। रिबलर्स एंड रेडिकल्स वेयर ऑफन प्रॉपर्टी ऑनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। क्या रिबलर्स एंड रेडिकल्स क्या कर रहे थे, वेयर ऑफन प्रॉपर्टी, यानी कि वो लोग अभी भी प्रॉपर्टी ऑनर्स को ही और एम्प्लॉयमेंट्स को ही ढूंढ रहे थे और क्या क्या काम कर रहे थे। दे फेल्ट द ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स शुड बी इनकरेज्ड एंड इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वाज हेल्थी एंड सिटीजन वेयर एजुकेटेड। क्या बोल रहे हैं कि जब वो फील किए कि ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर जो है वो इनकरेज्ड हो रहा है और इसके बेनिफिट्स ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहे, तब वो लोग इसका अपोज्ड किए इकोनॉमी में। ठीक है, उसके बाद देखिए दे formally believed in the value of individual effort, labor and enterprise the world develop of the society। क्या बोल रहा है कि जो बिलीव करते थे ना वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट पर, वो लेबर उसको डेवलप सोसाइटी मांगने लगे कि हम लोग का भी सोसाइटी डेवलप होना चाहिए। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। जब उन लोगों को कम पैसा मिल रहा था तब बहुत सारे वर्कर लोग जो थे मैन एंड वुमेन, वो आपको अपना चेंजेस के लिए वो रैली निकालने लगे। किसके साथ, लिबरल और रेडिकल ग्रुप के साथ। कब, 1900 सेंचुरी में। ठीक है, आगे चलते हैं। सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवॉल्यूशन टू पुट एन एंड द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। जो यूरोप में नेशनलिस्ट हुआ था ना, लिबरल्स और रेडिकल्स क्या चाहते थे कि रिवॉल्यूशन जो है वो एंड कर दिया जाए काइंड ऑफ गवर्नमेंट के तौर से, जब इस्टेब्लिश्ड हुआ यूरोप में 1815 में। ठीक, इन फ्रांस, इटली, Germany and Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs। वही लोग जो थे वही लोग रिवॉल्यूशन करके लाए और आज एग्जिस्टिंग मोनार्स से वो हट चुके हैं। ठीक है, नेशनलिस्ट टॉक ऑफ रिवॉल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स। नेशनलिस्ट उसे कहते हैं जो रिवॉल्यूशन लाए और उसे क्रिएट नेशन करे जहां ऑल सिटीजन को इक्वल राइट्स मिले। आफ्टर 1815 मज्जिनी एन इटालियन नेशनलिस्ट कॉन्स्पायर्ड विथ अदर टू अचीव दिस इन इटली। मज्जिनी जो हम लोग अभी पढ़े थे क्लास 10 में, हाँ अगर ये क्लास 10 वाले बच्चे लोग देख रहे हैं वैसे भी बिहार बोर्ड के, तो उन लोगों को जरूर पता होगा कि मज्जिनी कौन है। अगर 9 वाले बच्चे लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि 10 में भी आगे पढ़ने वाले हैं आप लोग जो NCERT दे रहे हैं। ठीक है, मज्जिनी, चलिए मज्जिनी एन इटालियन नेशनलिस्ट कॉन्स्पायर विथ अदर्स टू अचीव विद दिस इन इटली। चलो, अब क्या बोल रहा था ये कि 1815 के बाद जब मज्जिनी इटालियन नेशनलिस्ट बन के आया तो वो अचीव करने लगा इटली में, और इटली एक बढ़िया एक यूनाइटी बन गया। ठीक, कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन टू यूरोप, सोशलिज्म का आना यूरोप में। Perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism।
सोशलिज्म क्या बोल रहा है कि जो बहुत सारे आदमी लोग थे वो दूर दूर से देख रहे थे कि सोसाइटी में कैसा सोशलिज्म हो रहा है बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप। मिड 19th सेंचुरी यानी कि क्या मतलब है 1830 से लेकर 1850 में ये हो गया। इसका मतलब मिड 19th सेंचुरी। तो यूरोप में क्या हो रहा है, सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडिया और उसे सब जानने लगा था। ठीक है, चले आगे। सोशलिस्ट जो थे वो अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे एंड सॉ इट द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम बिकॉज द प्रॉपर्टी वेयर कंसर्न्ड ओनली विथ पर्सनल गेन एंड नॉट। ये सब नहीं पढ़ने का है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। सोशलिस्ट जो थे उनके पास डिफरेंट विजन थे फ्यूचर के लिए, और जो वो आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स था वो रॉबर्ट ओवेन लेके आए थे। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन आए थे जो बिल्ड करे थे कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। ठीक है, तो यूएसए में जब अभी हम लोग बोल रहे हैं ना वही है न्यू हार्मोनी इन इंडिया। तो वो कोऑपरेटिव कम्युनिटी को बिलोंग किए जो रॉबर्ट ओवेन ने किया काम। ठीक है, वो सोशलिस्ट ही थे। इन फ्रांस लुइस ब्लांक वांटेड द गवर्नमेंट ऑफ टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। चलिए आगे। दीज कोऑपरेटिव्स were to be association of people who produced goods together and divided the profit according to the work done by members। ये कोऑपरेटिव क्या करती है, प्रोड्यूस करती है गुड्स को टुगेदर साथ में, और प्रॉफिट जो है वो अपने वर्क डन मेंबर्स के साथ बांट लेती है। ठीक है, आगे चले। यस, अब आते हैं कार्ल मैक्स, फ्रेडरिक एंजल्स जो अदर आइडियाज़ लेके आते हैं टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, ही आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। वो लोग बात करने लगे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है उसको कैपिटलिस्ट में बदलना होगा। दे ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। ठीक है, factories. The condition of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. कंडीशन जो थी वर्कर्स की वो इम्प्रूव ही नहीं हो रही थी चाहे कितनी भी प्रॉफिट हो जाए प्राइवेट कैपिटलिस्ट का। ठीक है, चलो आगे। वर्कर्स हैड टू, ये सब नहीं पढ़ना है, चलिए आगे। जो पढ़ना होगा मैं खुद बता दूंगा आप लोग को। ठीक, यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या हुआ जर्मनी में, ये बात करते हैं हम लोग अपना। इन जर्मनी दे वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पावर एंड helped it win parliamentary seats. By 1905 socialist and trade unionists formed a Labour Party in Britain and Socialist Party in France. 1905 में क्या हुआ था, सोशलिस्ट में जो है लेबर पार्टी जो है ब्रिटेन में फॉर्म होने लगी और सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में फॉर्म होने लगी। However, till 1940 socialists never succeeded in forming of a however till तो सोशलिस्ट फॉर्मिंग होने लगी गवर्नमेंट। ठीक है, यूरोप में। ठीक, अब आगे की जो है रशियन रिवॉल्यूशन वो क्या होती है, आज हम लोगों ने पढ़ लिया कि रशियन रिवॉल्यूशन जो है वो कितनी दमदार होने वाली थी। वहाँ पर सारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नेक्स्ट क्लास में होगी। हाँ, नेक्स्ट क्लास हो सकती है कल हो या फिर आज ही हो जाए, कोई ठीक नहीं है। तो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास कब होगी। तो रशियन रिवॉल्यूशन में आगे टॉपिक होगा। तो बाय बाय।